यूजीसी बिल रुकने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और कालराज मिश्र के मुलाकात के क्या है मायने? क्या ये सिर्फ इस बिल के रुकने के बाद एक दूसरे को बधाई देने का मामला है, या फिर पुराने धुरंधर भाजपाई एकजुट हो रहे हैं? और हो रहे हैं तो क्या है सियासत? इसका विश्लेषण समझेंगे। और साथ साथ लखनऊ में एक महिला बीएलओ के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की है। क्या है सपा की सफाई और क्या है वीडियो, हम ये दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात शुरू करेंगे उस वीडियो से जो उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा है खूब, खास करके भाजपा सर्कल में। और ये वीडियो पोस्ट किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। आप सब जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरीके से यूजीसी बिल पर अपनी लाइन साफ कर दी थी, टफ लाइन ले ली थी। सरकार बाद में इस मुद्दे पर एक तरीके से कह सकते हैं झुकी और अदालत ने रोक लगा दी। लेकिन अब जबकि सब कुछ शांत शांत सा दिख रहा है, यूजीसी बिल पर जिन जिन लोगों ने विरोध किया अब वो एकजुट भी हो रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, यह दिल्ली की तस्वीर है जब ब्रजभूषण शरण सिंह कालराज मिश्र के घर पहुंचे, उन्हें उनका पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें गुलदस्ता भेंट की और अपना और उनका जो रिश्ता है, जो एसोसिएशन है, उसको उन्होंने याद किया। पहले आप ये वीडियो देखिए। कैसे चलाएंगे देश के लोग, आप लोगों को नहीं पता होगा। सन 89 जी में पहला टिकट बिना कहे हमको विधान परिषद का दिया था आपने, और 91 में एमपी का टिकट भी मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप अध्यक्ष थे, मैंने कभी एप्लीकेशन दिया ही नहीं। आज मैं आपका स्वागत करने के लिए इसलिए आया हूं कि आपने यूजीसी पर जो बयान दिया, देश का बहुत भला हुआ उससे। हाँ, तो हुआ है, देश का बहुत भला हुआ है, पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुलाकात के बाद इतने प्रफुल्लित हैं और खुश हैं कि उन्होंने कालराज मिश्र से दोबारा आशीर्वाद देने की बात कही कि नहीं, आप मुझे दोबारा आशीर्वाद दीजिए। और याद किया 1989 को, कहा कि आप ही थे जिनकी वजह से मुझे पहली बार एमएलसी का टिकट मिला था, लोकल बॉडी का। चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन 91 और 1996 में, यानी कि 91 और 96 में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पार्लियामेंट का जब चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े थे तो वो टिकट भी कालराज मिश्र ने ही उन्हें दिलाई थी। ये बात उन्होंने खुद स्वीकारी है। इस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के भीतर जो धुरंधर दिग्गज पुराने नेता हैं, जो या तो धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं या जिनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, लेकिन वो आज भी बेहद एक्टिव हैं, ऐसे सब एकजुट हो रहे हैं। और ये तस्वीर उस ओर ही इशारा करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह हार मानने वालों में नहीं है। उनको इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि पहलवानों ने, जो महिला पहलवानों ने, उन्होंने आरोप लगाया था यौन शोषण का। उसके बाद से उन्हें तो टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को भाजपा ने दिया, वो जीतकर सांसद बन गए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को वो टीस अभी भी सता रही है कि उन्हें किस हालत में उनका टिकट काटा गया, उन्हें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। यूपी तक से बातचीत में ये दर्द उनका झलका भी था। हम एक बार फिर आपको सुनाते हैं उन्होंने उस वक्त कहा क्या था, फिर समझेंगे इस मुलाकात के मायने। तो कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या चाहते हैं? भाई लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हटाया है, मुझे षड्यंत्र ने हटाया है। मुझे एक षड्यंत्र ने हटाया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं फिर जनता के बीच में जाऊं और कम से कम एक बार। वैसे बात बड़ी हो जाएगी। हमने देश के एक बड़े नेता के सामने 2014 में ही मैंने मना कर दिया था, राजनीति से हटने के लिए कहा था। किसके साथ? गृह मंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के साथ। जी
14 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं 14 में ही हटना चाहता था, गवाह मेरे पास गवाह भी हैं किसके सामने कहा था, नहीं उन्होंने कहा लड़ना पड़ेगा, लड़ गए। आज भी मेरी कोई ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा में चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर, अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, कि मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था। समझे, मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, जाऊंगा जरूर। कुमार अभिषेक जी याद रखिएगा। यहीं से जाएंगे, अब कैसरगंज ये से जनता जाएंगे या तय कहीं और से करेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन इस वीडियो से एक बात तो साफ है कि अब वैसे चेहरे, बीजेपी के वैसे दिग्गज नेता जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या पार्टी जिन्हें अब रिटायर मान रही है, जिनके दूसरी पीढ़ी को अपने में समावेशित कर रही है, वैसे नेता भी अब एकजुट होने लगे हैं। ये मुलाकात सिर्फ यूजीसी बिल पर एक दूसरे को धन्यवाद करने का नहीं है। यह तो है कि यूजीसी बिल पर कालराज मिश्रा ने जो बयान दिया वो बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया था, ब्राह्मण जाति से आते हैं। दूसरी बात, बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े ठाकुर नेता हैं, और इन दोनों की मुलाकात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर जो गठजोड़ रहा है, या फिर बीजेपी का जो एक अपना पुराना वोट बैंक रहा है, उसकी जो केमिस्ट्री है उसको भी दिखाता है। लेकिन अगर आप याद करें तो पिछले कुछ महीनों में कुछ और बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों पर बयान दिए हैं। हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन लिया, ये भी 2029 चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक बार पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। उमा भारती जिन्होंने एक तरीके से रिटायरमेंट ले रखा है, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि वो 2029 का चुनाव झांसी से लड़ना चाहती हैं। विनय कटियार, उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया, उन्होंने भी एक तरीके से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वो 2029 अयोध्या से लड़ना चाहते हैं। तो जितने पुराने बीजेपी के चेहरे हैं, धुरंधर जिन्होंने कभी पार्टी बनाई और खड़ी की और पार्टी चलाई, वो इस वक्त बेशक सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हुए सियासी रूप से इनएक्टिव रहे हैं। तो ऐसे नेता धीरे धीरे अब उठने लगे हैं, और इसे मोदी योगी किसके लिए चैलेंज माना जाए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है। आने वाले समय में ऐसे नेता जिनकी अपनी बड़ी फॉलोइंग है वो एक बार फिर खड़े होंगे। यूजीसी बिल ने तो सबको एक कर दिया, खासकर बीजेपी का जो अपना पुराना कोर वोट बैंक, या फिर वो नेता जो बीजेपी की पहचान हुआ करते थे, वो बेशक थोड़े हाशिए पे हों, लेकिन वो अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। यूजीसी बिल एक ऐसा बिल है जो बीजेपी के लिए न तो उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, जो इस वक्त की वर्तमान बीजेपी है। लेकिन जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, जो चेहरे हैं, उनके साथ ऐसा कोई बैगेज नहीं है। और शायद यूजीसी बिल हो या फिर -40 जैसे विषय, इस पर बहाने यही बेशक हों, लेकिन सब जुटने जरूर लगे हैं। तो क्या ये 2027 या 2029 को लेकर के कोई एक जिसे कहते हैं लामबंदी चल रही है? लग ऐसा रहा है कि बीजेपी को के भीतर से वैसे नेता न सिर्फ खड़े होंगे, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी दिखेंगी, और बीजेपी को या तो इनमें से कईयों को समायोजित करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, या फिर बड़े नेताओं की नाराजगी झेलने को तैयार रहना होगा। इस वीडियो के बाद आगे किस तरीके से ये इनका कारवां बढ़ता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एसआईआर पर बढ़ रहे विरोध की। यह सिर्फ अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फॉर्म 7 को लेकर उन्होंने खूब आपत्ति उठाई। उन्होंने यह दावा किया कि बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग दोनों मिलकर फॉर्म 7 का इस्तेमाल उनके कार्यकर्ताओं के, उनके वोटर्स का वोट काटने के लिए कर रहे हैं, और ज्यादातर मुसलमानों के वोट इसमें काटे जा रहे हैं। बाकायदा अखिलेश यादव ने कई डॉक्यूमेंट शेयर किए आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि चाहे वो कन्नौज का मामला हो या फिर लखनऊ का,
बहुत सारे ऐसे नाम जो कि एनोनिमस हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो फॉर्म 7 भर रहे हैं और आपत्ति उठा रहे हैं ऐसे वोटर्स पर जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। और कई बूथों पर तो कई सौ नाम काट दिए गए और इसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी की एक ऐसी रणनीति है जो उनके वोटरों के खिलाफ इस वक्त खास तौर पर बनाई गई है और भाजपा इसे इंप्लीमेंट कर रही है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई, लेकिन एक वीडियो भी आया। ये वीडियो ठाकुरगंज का है, लखनऊ के, और वहां एक बीएलओ से जबरदस्त बहसबाजी चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस महिला बीएलओ के साथ बदतमीजी करते देखे जा रहे हैं। जो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है उसमें ये कि कोई एक शख्स है, वो आता है और बार बार कहता है कि मेरा नाम क्यों काटा गया। इस बार वो महिला कहती है जाओ अब तुम गोली लेकर के आओ, यानी कि जो कहने का मतलब है वो ये कि अब तुम मुझे गोली ही मार दो। तो क्या सचमुच उस बीएलओ को प्रताड़ित कर रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, या फिर इसमें कुछ और सच्चाई है? लेकिन यह वीडियो ये दिखाता है कि किस तरीके से बूथों पर अब हंगामा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उस महिला के साथ जो एक बर्ताव है वो दिखाई दे रहा है और बदतमीजी की श्रेणी में ही आता है। खैर, समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय बीजेपी की सपा की जो कैंडिडेट रही हैं पूजा शुक्ला, वो भी मौके पर हैं और बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इसे पोस्ट किया और ये बताया है कि उनके कार्यकर्ता का जब नाम काटा गया है वो बार बार जाकर के अपना रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको नहीं लिया जा रहा है, तब ये गुस्सा फूटा है। आप इस वीडियो को देखिए, अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से माहौल इस वक्त वोट एसआईआर को लेकर जो चल रहा है वहां पर खराब होता जा रहा है। ठाकुरगंज में मैं बूथ संख्या 1 से लेकर 15 तक जो निस्तारण केंद्र बनाया, वहां पर बूथों की स्थिति जानने के लिए और नोटिस के बारे में जानने के लिए, उसकी जानकारी के लिए एआरओ से मिलने गई थी। और वहां पर मैं जब पहुंची तो लगातार बूथ संख्या 5 की जो बीएलओ थी उनका जो व्यवहार था वो वोटर्स के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इससे पहले भी लगातार हमें इसकी सूचना मिली कि बूथ संख्या 5 में जो तारा नाम की बीएलओ है वो लगातार अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल वहां के वोटर्स से करती हैं। और कल जब मैं वहां पर पहुंची, मैं मौके पर मौजूद थी, मैंने देखा कि वोटर वहां पर पहुंचे और जब वो अपने एसआईआर के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करने लगे तो जो बीएलओ थी उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल वोटर के लिए किया। और उसके बाद लगातार वो वोटर्स को उकसाने का प्रयास कर रही थी। तो बोली थी यहाँ पे गोली लेके आओ, बिना गोली की यहाँ मत आना, जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा। और उसके बाद जब मैंने उनको रोका कि इस तरह की भाषा या इस तरह से मत बात करिए आप किसी वोटर के साथ, तो उन्होंने जिस तरह की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। तो आने वाले दिनों में इस तरीके के हंगामे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अब अखिलेश यादव ने इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने रख दिया है, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख दिया है। फॉर्म 7 को लेकर के जो विरोध है वो समाजवादी पार्टी के लोग अब करते दिखाई देंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।